बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने सानिया पेशावर में सिक्योरिटी लैप्स का एतराफ़ कर लिया है। कहा कि हमला खुदकुश था, ड्रोन हमला नहीं था। ड्रोन हमला होता तो छत में सुराख होता। धमाके की सीसीटीवी सामने आ गई है। खुदकुश हमलावर को कैमरे में देख लिया है। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में था, उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस एहलकार वर्दी की वजह से हमलावर को पहचान न सके। हमलावर ने हवलदार से पूछा मस्जिद किस तरफ है। हमलावर 12:37 पर मस्जिद में आया। हमलावर अकेला नहीं, उसके पीछे पूरा नेटवर्क है। हम दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। धमाके की जगह से बॉल बेयरिंग मिले हैं। जमीन में गड्ढा नहीं है, छत महफूज है। हमला कहां से आया, किस जगह से किया? जो ड्रोन हमला था, बिल्कुल गलत बात है। बॉल बेयरिंग मिले, खुदकुश जैकेट के अंदर जो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल होते हैं कल मिले मलबे के में। जाहिर है आखिरी सर्च, पहला काम था सर्वाइवर्स को ढूंढना। ये खुदकुश हमलावर था। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है, उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे आता है। साइकिल हमारे पास आ गई है और मोटरसाइकिल हमने तलाश कर ली है और उसका इंजन चेसी नंबर उन्होंने रगड़ा हुआ था, मिटाया हुआ था, वो हमने उसको भी ट्रेस कर लिया है। एंड वी आर ट्रैकिंग द बाइक ऑल्सो। एंड जो पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे, उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना। मेहरबानी करें, जल्दबाजी ना करें, हम ढूंढेंगे। और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी कई बार आपदीदा हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हर आदमी साइंसदान बना हुआ है, माहिर बनने वाले अपना काम करें। मेरे जवानों को वरगलाया ना जाए, जख्मों पर नमकपाशी की बजाय मरहम रखा जाए। अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे, शहीदों के कातिलों को ढूंढकर करार वाकई सजा देंगे। पेशावर सेफ सिटी नहीं, 100 कैमरे देखने के लिए 100 लोग और वक्त चाहिए। मुहाफ़िज़ तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो कैसे चलेगा? मैं खड़ा हूँ, लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। आईजी, हम तकलीफ में हैं। आज तीसरा दिन है और इन 3 दिन में शायद 3 घंटे मैं सोया हूँगा। अपनी चेयर लेकर नजदीक आते हैं। हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियाँ, ये फजूल बातें, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। मेरे बच्चों को मुझे डील करने दें। मैं अपने बच्चों को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार, थाना अपारा मुंतकिल, आज अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक शेख रशीद ने निजी TV के प्रोग्राम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिश का जिक्र किया था। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद का पोली क्लिनिक में तिबी मुआयना कराया गया। इससे घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। ये दावे थे शेख रशीद के गिरफ्तारी से पहले के, जिन्हें गिरफ्तार होते ही अब जान का खतरा सताने लगा। मुझे जान का खतरा है और मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ। मुझ पे 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि ये लोग सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुए, मुलाजमीन को मारा और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डाला। ये सारे बदमाश हैं,
ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। शेख रशीद के दावे में कितनी सच्चाई है, जरा ये फुटेज भी मुलाहिजा कीजिए, जिसमें शेख रशीद पुलिस एहलकार को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। अचला नहीं बैठता परे और, अचला नहीं बैठता परे और, अचला नहीं बैठता परे और। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूँ, मैं आपको नशे में नजर आता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कभी शराब नहीं पी। धमकी के इल्जाम में गिरफ्तार शेख रशीद बाज न आए, अपनी गिरफ्तारी पर तिल मिला उठे और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला राना सना को भी धमकी दे डाली, बुरा भला भी कहा। राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जरदारी, बिलावल, बिलावल। शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कई दिफात लगाई गई हैं। FIR के मुताबिक शेख रशीद ने दफा 505 के तहत बयानात से अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। FIR में मुजरिमाना साजिश की दफा 120B भी शामिल है। मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने पर दफा 153A भी लगाई गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद के घर से खुदकार हथियार और गोलियां भी बरामद की हैं। और शेख रशीद की गिरफ्तारी पर चेयरमैन PTI इमरान खान की मजम्मत सामने आई है। ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा कि तारीख में इतनी मुतासिबाना हुकूमत नहीं देखी। सवाल किया कि क्या मुल्क अवाम के एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मजम्मत की गई है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि तारीख में इतनी मुतासिबाना हुकूमत नहीं देखी। साथ ही सवाल किया कि क्या मुल्क अवाम के एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। और दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को कुछ देर में रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को कुछ ही देर में रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल, बताइएगा इस वक्त सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में पेश किया जा सकता है? आज देखें, अवामी के सरकार शेख रशीद को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। शेख रशीद के वकला और प्रोसिक्यूशन की जानब से जो वकील हैं वो भी कमरा अदालत के बाहर मौजूद हैं। पुलिस की जानब से कोई मुकर्रर वक्त नहीं दिया गया कि शेख रशीद को किस वक्त पेश किया जाएगा। बहरहाल 3 बजे से पहले का बताया गया है कि 3 बजे से पहले अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को पेश किया जाएगा और पुलिस की जानब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। गुज़श्ता रात जो है वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना अपारा पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ इस हवाले से आपने आगाह किया आदिल, बेहद शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। इस वक्त लोगों से मुलाकात जारी है। आला सतह का वफ्द उनके हमरा मौजूद है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। इसके साथ साथ जो सूबाई मामलात हैं उस पर भी उनकी गुफ्तगू और मुलाकातें होंगी। इसके अलावा अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते चलें कि अब से कुछ ही देर कबल बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं। मनाजिर जिसके हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में इंतहाई अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये एक रोज़ा दौरा है। इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कुछ ही देर में कराची पहुंचेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 का इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 का इफ्तिताह अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात में शहर और सूबे के तरक्की से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और मनाजिर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अब इफ्तिताह कर दिया गया है। बिल्कुल, कराची में वज़ीर आज़म न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए हैं और उनकी जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया है इस मंसूबे का। और आपको बता रहे हैं कि अब दुआ के लिए हाथ भी उठाए गए हैं और दुआ मांगी जा रही है। जबकि आपको बताएं कि कराची में ये तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 की इफ्तिताही ये तकरीब है और उसमें वो शरीक हुए हैं और उनकी जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। फरमा और हम सब की कोशिशें और मेहनतें कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में मौजूद हैं। एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त कराची पहुँचे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 का इफ्तिताह किया गया है। गवर्नर और वज़ीर आला से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, जिसमें शहर और सूबे की तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपसे कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँचे थे, उस वक्त के मनाजिर हैं। आला सतह का वफ्द इनके हमरा मौजूद है। इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनके हमरा, उनसे इस वक्त मुलाकात। अब से कुछ देर कबल के ये मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 का इफ्तिताह कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने से मुतालिक केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि आपकी जानिब से बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। 2018 में ये केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की थी। बहरहाल आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कीलें 9 कर देते हैं। हम लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखेंगे। तो यह अहम मामला आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने से मुतालिक केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान नाअहली केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामले पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर इमरान खान के एतराज़ात के बाद अब लार्जर बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजाहत की कि 2018 में ये केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने केस मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। बहरहाल आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील 9 कर देते हैं। लार्जर बेंच एतराज़ात के मामले को भी तय करेगा। चीफ जस्टिस ने निमाश दिया कि इमरान खान का एतराज है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। मुनासिब होगा कि इमरान खान से मुतालिक नई सूरत हाल का पता चले, इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं। दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान का 2018 वाला बयान हल्फी चैलेंज किया था। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। और इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में फवाद चौधरी मशरूत जमानत पर रिहाई के बाद भी बाज न आए। इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को छित्तर लगाएं। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है, जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया, ये बयानदारों के खिलाफ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे रहा। आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। वाहिद हाल है कि आप इलेक्शन करवाएं और मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार हवाले करें। फासले सियासी जमातों में भी बेशक नहीं होने चाहिए, इतने फासले इदारों में भी नहीं होने चाहिए। इदारे हमारे लिए मोहतरम है, सबको प्लस करके चले और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे होकर आगे चले। और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शानदाना गुलजार भी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पर मुश्किल में आ गई हैं। इस्लामाबाद की विमेन पुलिस स्टेशन में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में 153A, 124A और 505 की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक शानदाना गुलजार ने निजी TV प्रोग्राम में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि इदारों के खिलाफ हर्जा सराई सूबाई, इलाकाई और नस्ली बुनियादों पर साजिश करने की कोशिश है। FIR के मुताबिक खातून PTI रहनुमा अवाम में नफरत फैलाना चाहती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास जारी है। इसी हवाले से आपको बताएं कि इजलास जारी है, जिसकी असल कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और ये बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी का तंजीमी इजलास जारी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास नकवी, उनसे बात करेंगे। अब्बास, आगाह कीजिएगा, बताइएगा क्या कुछ हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो भावलपुर पहुंची थी और तंजीमी इजलास जो है अपने कुछ देर कबर वहाँ पर शुरू हो गया है। इजलास में पार्टी के भावलपुर के ओहदेदारान जो है वो मौजूद है। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि कारकुनान ही जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। ऐसी जमात का उस हिस्सा होने पर फख्र है जिसकी क़यादत भी शेर है और कारकुन भी शेर है।
मैं अपने आप को पार्टी का कारकुन समझती हूँ, आपका साथ ही पार्टी की ताकत है। मरियम नवाज का ये भी कहना है कि तंजीमी दौरों का मकसद आपसे मुशावरत और तजावीज़ का हसूल है। तंजीमी जायजा जरूरी है ताकि जमात की कुव्वत में मजीद इजाफा हो। सियासी जद्दोजहद में कारकुनों ने जितना साथ दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आपको सुनने आई हूँ, आपकी रहनुमाई और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि पूरे पाकिस्तान के कारकुनों के पास जाऊंगी और कारकुनों की बात सुनना ही जमहूरियत है। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि ख्वाहिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूद का खात्मा हो। मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम से ही मईशत की बहाली होगी। अपने दौर में सूद के खात्मे के लिए इकदाम किए थे। वो नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। साथियों को शायद याद हो कि 20, 14 और 17 के दरमियान जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और 20, 13 और 17 के दरमियान मैं वजीर खजाना था, तो मैंने इस हवाले से कुछ इकदाम किए थे। हम पूरी कोशिश करें, अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। 5 साल में हमने देखा, हालांकि इसको दौरान जो एक हमने 5 साल इस मुल्क में जो गुजारे हैं, ये मुल्क अल्लाह के फल से तरक्की कर रहा था। इस मुल्क की सारी दुनिया तारीफें कर रही थी और पाकिस्तान 6.1% तरक्की कर रहा था। 20, 16, 17 में दुनिया की 24वीं बड़ी मैशत बन गया। मुल्क की बदकिस्मती है कि 5 साल के तजर्बों ने इस मुल्क को वहां ला के खड़ा कर दिया कि 2022 में ये दुनिया की 47वीं मैशत बदकिस्मती बन चुका है। ये जो आज आप महंगाई देख रहे हैं, जो आप आज ये अफरा तफरी देख रहे हैं, जो आज आप ये एलसीज के कंप्लेंट सुन रहे हैं, इस सारे का सारा मैं समझता हूं कि एक मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस का एक नतीजा है और हमें सबक सीखना चाहिए। अहम खबर आ रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली JIT दुबई और कीनिया से वतन वापस पहुंच गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा JIT ने दुबई और कीनिया में क्या मालूमात इकट्ठी की हैं? जी, जो JIT थी इसने दुबई और कीनिया का दौरा किया और इस दौरान जो अरशद शरीफ के हवाले से तमाम तफसीलात थी वो वहाँ से हासिल की गई कि वो आखिरी दफ़ा जब दुबई में थे तो किस तरह वहाँ से कितने अरसे तक वहाँ रहे और उसके बाद किन लोगों से उनकी मुलाकातें जो थी वो हुई थी। जिसके बाद टीम ने जो बयानात वहाँ की इंक्वायरी कमेटीज बनाई गई थी कीनिया के अंदर वो भी हासिल की हैं। ये टीम जो थी ये 12 जनवरी को दुबई रवाना हुई थी और उसके बाद 1 हफ्ता दुबई रहने के बाद ये टीम कीनिया रवाना हो गई थी और वहाँ से इब्तदाई मालूमात जो है वो हासिल की गई थी। कुछ दस्तावेजी सबूत जो थे वो भी इस जो तफ्तीशी टीम है उन्होंने हासिल किए हैं। तफ्तीशी टीम ने सबूत हासिल कर लिए हैं। कमरुल मुनव्वर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। कराची में डाकू बेलगाम हो गए हैं। 1 माह में 14 अफराद को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। सुल्तानाबाद में डाकू ने मज़ाहिमत पर ट्रक ड्राइवर को भी मार डाला। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। बहुत प्यार करता था बाबा से, बाबा बेकसूर मारे गए। हमारे बाबा को क्यों मारा है? आप हमारे बाबा को लाके दोगे? हमारे को कोई देने वाला है हमारा बाबा। 14 साला आतिफ खासखेली मंगोपीर में कत्ल किए जाने वाले ट्रक ड्राइवर अब्दुल रज़ाक का बड़ा बेटा है। 3 दिन की ड्यूटी के बाद अब्दुल रज़ाक घर आ रहा था कि डाकुओं ने एक मोबाइल के पीछे इसे कत्ल कर दिया। कुछ लोगों ने या मोटरसाइकिल पर 125 में सवार 2 बंदे थे, उन्होंने इनको जो ना रुकने का कहा, ये रुके नहीं और ये अपने घर की तरफ जो ना स्पीड से जो ना अंदर की तरफ आने लगे तो उन्होंने पीछे से इनको फायर किया। इनके कमर पे गोली लगी और ये जो ना बाइक चलाते हुए अपने घर तक आए और घर पे जैसे आए तो बराबर में इनके पड़ोसी के घर के पास आकर ये गिर गए। उन्होंने फटाफट इसको उठाया। वो अहले खाना कहते हैं मकतूल को एक गोली कमर में लगी और मरते वक्त भी उसको अपने बच्चों की फिक्र थी। मुझे गोली लग गई है कमर पे और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रास्ते में बस यहाँ से पहुँचे हैं अब्बासी तक। अब्दुल रज़ाक 2 भाइयों से छोटा और 3 बच्चों का बाप था और मंगोपीर में जमात इस्लामी का कारकुन भी था। मकतूल की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तदफीन मंगोपीर के कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। लियारी नयाबाद में डाकुओं ने शहरी को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ। एक और मासूम की जान ले ली गई है और डाकुओं ने मज़ाहमत के दौरान जो है बिलाल को
कत्ल कर दिया है। इस वक्त उसके वालिद और उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, कुछ कहने के लिए अल्फाज यकीनन आपके पास नहीं होंगे। कैसा भाई था, बेटा था आपका, और क्या हुआ सुबह? मेरा बेटा ऐसा था जो पूरे इलाके से पूछ लो, किसी की पंचायत में नहीं था, अल्लाह वाला बंदा था, बस सीधा साधा, न किसी की पंचायत में अपने काम से काम, न कभी गर्दन उठा के मोहल्ले में किसी को देखा, न कुछ, न दोस्ती यारी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, डिप्लोमा किया हुआ था। सुबह क्या हुआ? सुबह इसकी घरवाली अलग रहते हैं लोग, वहाँ से इसकी घरवाली भागते हुए आई, बोले बोला घर के अंदर डकैत घुस गए और आता भाई हो रहे तुम लोग भागो। हम लोग वहाँ पे भागे, देखा तो ये था, फिर पुलिस को फ़ोन किया। और जब हम गए वहाँ पे भाभी जैसे आई, भाभी ने बताया कि घर में आता भाई डकैत आया, तो हम जैसे फौरनली भागे। जब हम भागे तो नीचे से आवाज़ देते हैं बिलाल बिलाल, कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। सब हम ऊपर भाग गए। जब हम ऊपर भागे तो बेड पे ऐसे ही लेटा हुआ था पूरा, यानी कि काम तमाम हो चुका था। आपने इनकी बात सुनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त इनके जो वालिद की आप हालत देख सकते हैं, भाई की हालत देखते हैं, और उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इस तकरीब में मौजूद हैं। आपको बताएं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं और गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात में शहर और सूबे की तरक्की से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलआलिमीन। जबकि दौरान डकैती मज़ाहमत के वाक़यात में इजाफा हुआ, लेकिन जराइम कम हुए हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोटू कहते हैं 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में 500 से ज़ायद लोग कत्ल होना बड़ी बात नहीं। अगर मवाजना किया जाए तो ज़िला शेखोपुरा में भी 500 कत्ल हो जाते हैं। किस्मती से वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरीज बढ़ा है। अगर क्राइम की फिगर मजमूई तौर पे देखते हैं तो क्राइम कम हुआ है। जो टोटल क्राइम है मर्डर्स का वो 500 प्लस है, लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी में अगर आप ये कंपेयर करेंगे ना तो शेखुपुरा जैसा जो ज़िला है उसमें भी 500 से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, लेकिन पर कैपिटा वाइज दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट होमिसाइड रेट इन कराची। जहाँ तक बात है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, चंद रोज़ पहले CM हाउस में बहुत ही हाई पावर्ड एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसके जो फाइनल चीज़ें हैं वो अभी डिसाइड उन पे हो रहा है। मुझे यकीन है कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग या इनॉग्रेशन बहुत ही अनकरीब होने वाली है। कराची के शहरियों ने एडिशनल IG के बयान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं इतने बड़े अफसर को ये बयान जेब नहीं देता, ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जब तक कराची में मकामी पुलिस तैनात नहीं होगी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। बात ये है कि ये लोग अपनी जानों को अगर नजराना पेश करें ना एक तो 500 से बेहतर होगी। ये लोग कुर्बानियाँ दें कराची के लिए, अपनी सीटें छोड़ें और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको आकर बिठाएं, तो फिर कराची की फिक्र करेंगे ना। अब कराची में बैठे हुए बाहर के लोग हैं तो उनको कराची की फिक्र थोड़ी होनी है। ये इनकी बेइज्जती का मुँह बोलता सबूत है, समझे ना। इस किस्म के इतने बड़े जिम्मेदार ऑफिसर को अव्वल तो बात कहनी नहीं चाहिए, समझे भाई। तो अब क्या कह सकते हैं, अंधे नगरी चौपट रात। इनके अपने नहीं मरते, जिस दिन इनके अपने मरेंगे ना उस दिन इंशाल्लाह इनको हमारी आपकी तकलीफ का एहसास होगा। और असल बात यह है कि कराची का मसला ये है कि डाकू गैर मकामी, पुलिस गैर मकामी। यहाँ जब तक मकामी लोगों की इजारादारी नहीं होगी जब तक ये मामला सही नहीं होंगे। ये कराची जो है ना सोने की चिड़िया है जिसे सब बैठ के खा रहे हैं।
अंडे सब खा रहे हैं, ओन कराची को कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, बहुत अफसोस की बात है। इस बात को हम खुद नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अफसोस है कि वो इंसान है, इंसान को मारना बुरी बात है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इसको भरपूर आवाम से भी ताउन कराए, खुद भी आप उस पर हम खुद भी राय करते हैं इससे कि भाई इस पे खुद अपना एक्शन लें और मुजरिम को पकड़ो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। वेलकम बैक। कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी ट्रॉफीज के साथ फोटोशूट कराया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बाबर आजम को 2022 के वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और सरगेरी सोबर्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था।